Hello everyone, my name is संकेत जैन. वेलकम टू स्टडी IQ IAS. दोस्तों, इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट का एक बॉस होता है, वहाँ का IAS ऑफिसर, जिसे सरकार अपॉइंट करती है, जिसका काम होता है उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करना, वहाँ की एजुकेशन को और बेटर करना, वहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्ट करना और भी काफ़ी सारे काम. वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है. इसका मतलब गांव से लेके पार्लियामेंट तक सब जगह इलेक्शन होते हैं. इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी इलेक्शन होंगे, वहाँ पर भी इलेक्टेड बॉडीज होंगी, वहाँ पर भी उनके कुछ हेड होंगे, कुछ चेयरमैन होंगे. तो आज हम इस इश्यू को डिस्कस करेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पावर जो रहती है किसके हाथ में ज़्यादा होती है, इलेक्टेड लीडर्स के पास में या फिर जिनको सरकार अपॉइंट करती है DM या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में. और इसी इश्यू को डिस्कस करने के लिए हमारे पास आर्टिकल है बाय TR रघुनंदन, जो खुद एक एक्स IAS ऑफिसर हैं. इन्होंने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें ये बोलते हैं कि IAS हैज़ बिल्ट अ मिथ अराउंड कलेक्टर्स इनफेलिबिलिटी. एक्स ब्यूरोक्रेट सेज DM पोस्ट इज आउटडेटेड, स्टेलिंग इंडियाज प्रोग्रेस. इस आर्टिकल के अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है. इसका मतलब जनता के हाथ में पावर है, तो फिर क्यों पावर ज़्यादा दे रखी है to the district magistrate, to the IAS officer. India constitutional a democracy, but on the ground, administrative power is centralized in the hand of district magistrate IAS officer. ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया. तो इसी को ही हम डिस्कस करेंगे कि क्या पावर इनके हाथ में ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में पावर गई तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसा मॉडल है जहाँ पर ऐसा किया गया था, क्या इशू है इससे रिलेटेड. ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ये बात क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो हम बॉटम अप अप्रोच को अभी क्यों फॉलो नहीं करते. क्यों ऐसा है कि 74th अमेंडमेंट के बाद भी टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस नहीं है. तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हाईलाइट किए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी वर्सेस कंट्रोल, एथिकल इश्यू हमारे पास आ गया. दिस आर्टिकल हाईलाइट क्वेश्चंस और हाउ ब्यूरोक्रेटिक मोनोपोली रिड्यूसेस डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. And on the other hand, this article is also a direct critique of how real revolution has failed despite amendment 73-74. जैसा कि हम जानते हैं 73-74 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी दो अलग से शेड्यूल 11th और 12th शेड्यूल ऐड किए गए थे, पावर्स दी गई थी, लेकिन पावर्स रियलिटी में है नहीं. पावर्स आप देखेंगे, पावर्स इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द IAS ऑफिसर. तो ये जो इशू है इन्होंने डिस्कस किया है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि इस कलेक्टर रोल का ओरिजिन हुआ कैसे, तो आप देखेंगे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. अब ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम बनाया था, उन्होंने कुछ अपॉइंट किए थे मेंबर्स को, लोगों को अपॉइंट किया ताकि वो कलेक्ट करें रेवेन्यू और मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर. इट मींट फॉर टॉप डाउन अथॉरिटी, कि टॉप डाउन पे टॉप पे कुछ लोग बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने अपॉइंट कर दिया और वो सारा काम संभाल रहे हैं, रिलेटेड टू रेवेन्यू, रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर. यहाँ पर बॉटम अप की बात की गई, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इसी को ही अपोज किया है इस आर्टिकल में. अब ये बात आगे बढ़ी, पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो ये कंटिन्यू रखा गया. तो इंस्टेड आप देखेंगे यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल, इंडिया रिटेन्ड दिस पर्टिकुलर सिस्टम. जो DM सिस्टम था वो आगे चलता गया. और इसके बाद हम देखेंगे, बाद में इवन आफ्टर 73-74 अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी आप देखेंगे द सेम सिस्टम इज कंटिन्यूइंग. इवन आफ्टर दिस प्रोसेस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, रियल पावर रिमेन्ड विथ द ब्यूरोक्रेसी. ये लोकल लीडर्स को नहीं दी गई. आप देखेंगे हम जनता लीडर्स को इलेक्ट करती है इस उम्मीद से कि वो हमारे लिए काम करेंगे, तो पावर उनके हाथ में होनी चाहिए. हालांकि उसके भी अलग इशू हो सकते हैं, करप्शन हो सकता है, कुछ और इशू हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन सिस्टम यही है डेमोक्रेसी में कि आपने इलेक्ट किया है लीडर्स को, नाउ दे विल बी हैविंग अकाउंटेबिलिटी फॉर यू. जनता के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं. यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज़ कंटिन्यू रखी गई आगे भी, और इसको हमने रिटेन किया पोस्ट इंडिपेंडेंस भी. अब इसी को लेकर इस आर्टिकल में जो रघुनंदन जी हैं वो बताते हैं कि हमारे पास कुछ समस्याएं निकल के आती हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में. समस्याएं, जो पहली समस्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड. अगर ऐसा रहता है तो आप देखेंगे कुछ स्टेट हमारे पास में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और आसाम. वहां पर आप देखेंगे एक DM
40 से 50 कमेटी को हेड कर रहा है, तो आप देखिए कितना ज़्यादा उसके पास वर्क ओवरलोड होगा, कैसे मैनेज कर पाएगा। इट्स इम्पॉसिबल, काफ़ी मुश्किल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉटलनेक निकल के आते हैं, ओवरबर्डन्ड एंड स्लो विथ एवरीथिंग नीडिंग देयर अप्रूवल, क्योंकि हर एक चीज़ को अप्रूवल, मान लीजिए कोई फंड पास करना है, इनका अप्रूवल, कोई स्कीम के बारे में डिस्कस करना है तो इनका अप्रूवल, कुछ रेवेन्यू चाहिए तो इनका अप्रूवल। अब 40 से 50 कमेटी को सबको हेड ये कर रहे हैं, हर चीज़ को अप्रूवल भी यही देंगे, तो कितने सारे बॉटलनेक निकल के आएंगे। वो इंसान जो होगा वो अकेले सारे अप्रूवल देने में इट्स नॉट पॉसिबल। तो इससे बॉटलनेक होंगे, इससे क्या होगा, इससे ओवरबर्डन होगा और जो काम होगा वो भी काफ़ी स्लो हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा एक इनफेलिबिलिटी इन्होंने बताई है, मिथ ऑफ इनफेलिबिलिटी। वो क्या है कि आईएएस कल्चर प्रमोट करता है ये आइडिया कि कलेक्टर्स आर ऑल नोइंग एंड ऑल कैपेबल। अब ये खुद एक आईएएस ऑफिसर है तो उन्होंने बोला है, ये इनकी ओपिनियन है। इन्होंने बताया कि जो आईएएस कल्चर है वो प्रमोट करता है इस चीज़ को कि हमसे गलती नहीं हो सकती। अगर हमने पावर जो दे दी इनके हाथों में तो इट विल क्रिएट द कल्चर ऑफ कंट्रोल नॉट सिटीजन एम्पावरमेंट। ठीक है, रघुनंदन जी बोलते हैं कि कल्चर ऑफ कंट्रोल है इनके हाथ में, और ये आईएएस ऑफिसर बोलते हैं कि हमने कंट्रोल इसलिए अपने हाथों में रखा है कि अगर हमने कंट्रोल किसी और को दे दिया तो गलतियां होंगी। हम कंट्रोल कर सकते हैं बेटर तरीके से, क्योंकि क्या है, हम इनफेलिएबल हैं, हम क्या हैं, ऑल नोइंग और ऑल कैपेबल हैं। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में तीसरी समस्या जो बताते हैं रघुनंदन जी वो बोलते हैं कि हम ऐसा करने से लोकल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहे हैं। जो इंडिया का सिस्टम है 73-74 अमेंडमेंट के द्वारा जिला परिषद हमने बनाई, इलेक्टेड बॉडीज, इसके अलावा हमने म्युनिसिपल काउंसिल्स बनाई, इनके पास में तो कुछ पावर है ही नहीं। इनके पास की जो पावर है वो तो हटा दी गई, तो फिर इनका क्या रोल रह जाएगा। तो ये तीसरा इशू है। तो 3 इशू उन्होंने डिस्कस किए, हाईलाइट किए। एक तो ओवरबर्डन होगा काम, दूसरा ये जो मिथ इनफेलिबिलिटी है कि यही कंट्रोल करेंगे, ये कभी गलत होंगे नहीं, और इसके अलावा लोकल पावर को हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ओके, इसके अलावा इन्होंने बताए कुछ तरीके, कुछ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। अब सबसे पहला आप एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए कि स्मार्ट सिटी मिशन। अब स्मार्ट सिटी मिशन था किसके लिए? इट वॉज डिजाइन टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज के हाथ में पावर नहीं थी। पावर किसके हाथ में थी? पावर थी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक अलग से बनाया गया था इसके लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, और इस एसपीवी को हेड कौन कर रहा था? अगेन ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स। तो अगेन पावर को हमने अंडरमाइन कर दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे एमजी नरेगा, तो वहां पर भी पंचायत आप देखेंगे दे शुड रन ऑल द जॉब रिलेटेड स्कीम, लेकिन अगेन सारे काम कौन करेंगे? कलेक्टर या ब्लॉक ऑफिसर्स। तो यहां पर भी हमने अंडरमाइन कर दिया द रोल ऑफ पंचायत। तो इस तरीके से अगर आप अंडरमाइन करते जाएंगे तो डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग कहां से निकल के आएगा। और इसी को लेकर इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है। ऐसा एक बार हो चुका है कर्नाटका के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1987-92, वहां के जो सीएम थे हेगड़े, उन्होंने चेंज कर दिया सिस्टम। उन्होंने पावर दे दी इलेक्टेड लीडर्स को। तो आप देखेंगे यहां पर मेड जिला परिषद चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। काफी सारे आईएएस ऑफिसर ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उन्होंने दे दिया कि चलो देखते हैं क्या होता है, और रिजल्ट बेटर निकल के आए, रिफॉर्म निकल के आए। हालांकि इस सिस्टम को फिर बाद में चेंज करना पड़ा, क्योंकि डेस्पाइट आप देखेंगे 1992 आईएएस लॉबी रिवर्स्ड इट, रिस्टोरिंग कलेक्टर्स डोमिनेंस, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका डोमिनेंस बना रहे, उसकी पावर बनी रहे, सत्ता में सबको आना है। ठीक है, तो किया गया था चेंज, उससे बेटर रिजल्ट भी निकल के आए। लेकिन अगेन डेस्पाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि अच्छे रिजल्ट निकल के आए, लॉबी आती है सामने, इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि जो पावर है वो अंडरमाइन की जाती है, लेकिन जब इसको बेटर करने का काम किया गया तो फिर आइडिया को रिवर्स भी कर दिया गया। ऐसी एक एग्जाम्पल और है डिजास्टर रिलीफ। ड्यूरिंग फ्लड्स, ड्रॉट्स, रिलीफ वर्क इज एंटायरली मैनेज्ड बाय कलेक्टर्स। इलेक्टेड एमएलए, लोकल लीडर्स आर नॉट गिवन एनी रियल रोल डिस्पाइट बीइंग अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, जो लोगों के लिए अकाउंटेबल है वो तो यही है, क्योंकि हम तो, जनता तो इन्हीं को इलेक्ट करती है, जनता को इन्हीं से सवाल पूछने चाहिए। मान लीजिए अगर कल को हमने इनको पावर दे दी तो हो सकता है कि कोई काम ठीक से भी करे, इसी सोच में, इसी डर में कि भाई हम अकाउंटेबल हैं, कल को ये हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। अभी तो ये बोल सकते हैं कि हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, हाथ में किसके है? आईएएस ऑफिसर के हाथ में, तो हम कर क्या लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन आर्गुमेंट ये निकल के आता है कि अगर हमने इलेक्टेड लीडर्स को पावर दे दी, जनरली क्या बोलते हैं कि करप्शन है, वैसे इतना सारा, अगर हमने उनको पावर दे दी तो करप्शन और बढ़ जाएगा। लेकिन इसको लेकर इन्होंने बोला है कि करप्शन को अगर आपको डील करना है तो आप सिस्टम को बेटर बनाओ, सिस्टम को आप ट्रांसपेरेंट बनाओ,
सिस्टम को और अकाउंटेबल बनाओ तो करप्शन अपने आप ही रिड्यूस होगा। जैसे आप देखो, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आज के टाइम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है, आईटी का इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उससे काफ़ी हद तक करप्शन में रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। तो इस तरीके के आप प्रोसेस अपना सकते हैं, करप्शन अपने आप ही कम होगा। बिकॉज इट इज़ नॉट यूनिक टू लोकल बॉडीज, ये होता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो रघुनंदन जी ने ये बोला है कि काउंटर आर्गुमेंट दिया है कि दैट्स आयरॉनिक, okay, because IAS officers themselves are a powerful elite and they often look away from top level corruption. Corruption is not unique to local bodies, it can be controlled with the help of accountability, with the help of transparency, with the help of responsibility. ठीक है, तो एम्पावरमेंट कैन नॉट बी सिलेक्टिव, आप इसको सिलेक्टिव नहीं कर सकते, आपको लोगों को पावर देनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी का सही मतलब वही है, आपको पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस लेके आनी पड़ेगी, आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको इनका डेवलपमेंट करना है तो। इसी तरीके का आर्गुमेंट देते हुए आगे ये बताते हैं कि इंडिया मस्ट रीथिंक द डीएम सिस्टम, हमें इस सिस्टम को फिर से सोचना पड़ेगा, जिसके बारे में आप देखेंगे बात कहीं होती भी नहीं है। तो इंडिया मस्ट रीथिंक दिस पर्टिकुलर सिस्टम, और आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, एथिकल इश्यूज के अंदर, इवन इन द केस स्टडीज आल्सो। एम्पावरिंग ग्राम सभा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हमें पंचायत ग्राम सभा को एम्पावर करना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें उनको बताना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, लोकल लीडर्स को देना पड़ेगा काम। और इसी को लेकर फिर आखिरी में ये बताते हैं, आप कहेंगे व्हाट नीड्स टू बी डन एस्टेब्लिशिंग ट्रूली फंक्शनल लोकल गवर्नेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलप्ड पावर्स इज क्लियर एज डे लाइट। इट इज़ द फाइनल कंक्लूजन रिमार्क जो इन्होंने दिए हैं रघुनंदन जी ने। और इसी को ही लेकर आपसे एक सवाल है, आपके लिए एक ओपन स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एक कॉल फॉर एक्शन आपके लिए, आप सोचिए इसके बारे में, लेट्स रिफ्लेक्ट। इफ डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल, देन व्हाई इज सो मच पावर स्टिल हेल्ड ओवर द पीपल। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ये सिस्टम हमें चेंज करना चाहिए, क्या डीएम को हमने जो पावर दे रखी है इतनी, उनको हमें हटाना चाहिए, लोकल लीडर्स के पास में ज़्यादा पावर देनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, आपकी ओपिनियन हम देखेंगे। कोई और डाउट अगर आपको है तो आप उसके बारे में भी कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।